नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद की खंड काव्य आंसू में संकलित कुछ अंशों की। इनमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रियतमा के नक्शिक सौंदर्य का वर्णन किया है। नक्शिक सौंदर्य के वर्णन के अंतर्गत ही उन्होंने इस पद्यांश के अंतर्गत अपनी प्रियतमा के कपोलों पर फैलने वाले हास्य, बाहों की वक्रता एवं नासिका का सुंदर चित्रण किया है। कवि नक्शिक वर्णन करते हुए कहता है कि कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भों में बल देखा। विध्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, हैं हंस न सुख यह फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसे। विकसित सरसिज वन वैभव मधु उषा के अंचल में, उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। यहाँ पर कवि प्रथम पंक्तियों में अपनी प्रियतमा के नक्शिक सौंदर्य के अंतर्गत उसके कपोलों की सुंदरता का वर्णन करते हुए हमें बताने का प्रयास करता है कि कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भों में बल देखा। कवि कहता है कि यद्यपि प्रियतमा के अधरों की सरल निश्चल हंसी उसके दोनों कपोलों पर सुशोभित हो रही है, तथापि उसके वक्र स्वरूप को बाहों की बंकिम छवि रूप में देखा जा सकता है। कवि कहता है कि प्रियतमा के अधरों की जो सरल निश्चल और प्राकृतिक जो हंसी है वह दोनों ही उसके कपोलों पर सुशोभित हो रही है, अर्थात उसके गालों पर उस हंसी की वजह से और अधिक सुंदरता उत्पन्न हो गई है, तथापि उसके वक्र स्वरूप को बाहों की बंकिम छवि रूप में देखा जा सकता है। विध्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, हैं हंस न सुख यह फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसे। कवि उसके नायिका के दांतों की सुंदरता का वर्णन करता हुआ कहता है कि उसके मूंगे से बने हुए सीपियों, नायिका के विध्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, कि उसके मूंगे से बने हुए सीपियों। अब यहाँ पर सीपियों से तात्पर्य उसके अधर रूपी लाल सीपियों के संपुट के अंदर शुभ्र दांत, सफ़ेद रंग के दांत रूपी मोती के दाने कहाँ से और कैसे आ गए। अर्थात कवि हमें बताना चाहता है कि उसके अधर रूपी सीपियों के मध्य में दांत रूपी जो मोती है वह कहाँ से और कैसे आ गए हैं हंस न सुख यह फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसे। कवि कहता है कि मोतियों को तो केवल हंस ही चुगता है, परंतु यहाँ तो नासिका रूपी तोता बैठा हुआ है, वह इन मुक्ताओं को कैसे चुग पाएगा। अर्थात कवि कहता है कि उसके दोनों अधरों के बीच में जो सफ़ेद रंग के दांत रूपी मोती हैं उनको चुगने के लिए हंस का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर तो नासिका रूपी तोता विराजमान है। अब वह तोता इसको इन दानों को कैसे चुग पाएगा, फिर वह चुगने की मुद्रा में क्यों बैठा हुआ है। अर्थात नासिका रूपी तोता इन्हें नहीं चुग सकता है, इसी कारण ये दांत रूपी मोती खूब चमक रहे हैं। कवि आगे वर्णन करता हुआ कहता है, विकसित सरसिज वन वैभव मधु उषा के अंचल में, उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। कवि वर्णन करते हुए प्रियतमा के हास्य का चित्रण करता हुआ कहता है कि प्रियतमा के मधुर हास्य में उल्लास और मधुरता है। विकसित सरसिज वन वैभव मधु उषा के अंचल में, प्रभात काल की बेला में भीने सौरभ से युक्त कमल के पुष्प समूह में भी वह विकास और सौंदर्य ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता है
उस सुंदर मुख शोभा को यदि एक क्षण के लिए भी ये विकसित कमल देख लें तो इससे उनका स्वयं भी विपास हो जाएगा और वे संकोच से हतप्रभ हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। कवि स्पष्ट रूप से हमें कहना चाहता है कि नायिका की जो हंसी है उसकी सुंदरता, उसका सौंदर्य कमलों के सौंदर्य से भी अधिक है। इसीलिए यदि खिलते हुए उषाकालीन कमल भी उसकी मधुर मुस्कान को, हंसी को देख ले तो वह उसकी नायिका की हंसी को देख करके शर्मिंदगी महसूस करने लगेंगे, शर्मा जाएंगे, संकोच से हतप्रभ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कवि ने इन पंक्तियों में हमें दांतों की, हास्य की और उसके मुख की सुषमा से परिचित कराया है। यहाँ पर कवि ने नक्शिक वर्णन परंपरा का सुंदर निर्वहन किया है और मुख के समक्ष कमल हतप्रभ हो जाएगा ऐसा वर्णन करने से व्यतिरेक अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। साथ ही साथ संपूर्ण पद्यांश में मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। जय हिंद, जय भारत।